अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आज हम बात करेंगे कि 16 अगस्त से उत्तर प्रदेश में स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी संभावित लहर के बीच इस तरह से स्कूलों का खोलना क्या बच्चों के जीवन को खतरे में डालना है? सरकार का ये फैसला क्या बहुत जल्दबाजी भरा कदम है? हम इन विषयों पर बहुत ही महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक चर्चा आज करने वाले हैं। बहनों भाइयों, कोरोना की तीसरी लहर से दुनिया के तमाम देश पस्त पड़े हैं। हो सकता है कि बहुत से लोगों को यह बात पता न हो कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। मैं हमेशा की तरह आपको इस बार फिर अलर्ट करना चाहता हूं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर बहुत भयानक आई हुई है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे रिसोर्सफुल कंट्री अमेरिका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन की हो चुका है और फाइजर की 2 डोज लग चुकी है, तीसरी डोज भी दी जा रही है। उसके बावजूद 1 लाख केसेस अमेरिका के भीतर कल सामने आए हैं, नए केसेस, और उनमें से 56,000 को अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। फरवरी से अब तक का, आज तक का सारा रिकॉर्ड अमेरिका में टूट गया। 56,000 लोग एक दिन के भीतर अमेरिका में कोरोना वायरस से प्रभावित लोग अस्पताल भर्ती कराए गए हैं। इनमें उनको वो भी शामिल हैं जिनको फाइजर की डबल डोज भी लगी हुई है। जिन्हें यह लगता है कि कोरोना चला गया, वो भारी भूल कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अप्रैल और मई के महीने में हमने किस तरह से अपने लोगों को गंवाया है, खोया है। एशिया में आप देखिए तो इंडोनेशिया की इतनी बुरी हालत है कि प्रतिदिन वहां मरने वालों की संख्या 2000, 1500, 1800, 1600 लोगों की मौत प्रतिदिन हो रही है। नए केसेस आसमान छू रहे हैं। जिस टोक्यो जापान में 10 केसेस मिलने पर लॉकडाउन हो जाता था, वहां 5000 केसेस नए रोजाना मिल रहे हैं। कोलंबिया में लाशें बिछ रही हैं। मैक्सिको, पोलैंड, फ्रांस, किस किस कंट्री का आपको गिनाऊं। इंग्लैंड में आज भी स्थिति खराब है। 30,000 से ज्यादा केसेस प्रतिदिन निकल रहे हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में कोरोना का कहर अभी जारी है। भारत में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब 500 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते ना हो रही हो। मौत अकेली, वो भी तब जब टेस्टिंग की हालत, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में टेस्टिंग किस प्रकार से बाधित है, रुकी हुई है। कोरोना को लेकर हम कितने अगंभीर हैं, ये भी हमारी आदतों के चलते आप देख सकते हैं। ऐसे माहौल में जब केरल के भीतर स्थितियां बिगड़ गई हो, नए केसेस लगातार बढ़ रहे हो, महाराष्ट्र में नए केसेस बढ़ रहे हो, उस वक्त स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला बहनों भाइयों क्या उचित है? ये वो बच्चे हैं जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगी है। ये वो बच्चे हैं जिनके पास कोई ऐसी प्रतिरोधक क्षमता इनको नहीं प्रदान की गई है। बच्चों की कोई वैक्सीन अभी नहीं लगी है। 18 साल से कम के बच्चों के लोगों को किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन भारत में नहीं है। ऐसे हालात में क्या हम और आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे? अप्रैल और मई का वो दृश्य याद करिए जब सड़कों पर लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर रहे थे। एक एक घर में 6-6, 7-7 लाशें गिरी थीं। लोग सड़कों पर मर रहे थे। अस्पताल के बाहर मौतें हो रही थी, तड़प रहे थे लोग। सीएमओ के दफ्तर के बाहर एक लेटर पाने के लिए गाड़ी पर बैठे बैठे लोग मर गए। क्या भूल गए वो बात? अब क्या बच्चों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं बड़ा चिंतित हूं इस विषय को लेकर, और चिंता हम सबको करनी चाहिए। इसके कई पहलू हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो क्या जान से ज्यादा कीमती उनका भविष्य है? क्या ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए हम उन्हें पढ़ा नहीं सकते हैं? क्या हम दूसरे माध्यमों का चयन नहीं कर सकते हैं? क्या जान से बड़ी कोई चीज है? कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल कॉलेज टीचर की सैलरी कैसे जाएगी? अरे तो क्या किसी की लाश पर खड़े होकर आपको सैलरी चाहिए? क्या किसी की लाशों के ढेर पर खड़े होकर आप स्कूल चलाना चाहते हैं? क्यों ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं? मुझे हैरानी है कि ये फैसले कौन ले रहा है, और क्या हक है उत्तर प्रदेश की सरकार को इस तरह का फैसला लेने का? इस तरह के फैसले महामारी विशेषज्ञ, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की सलाह से लिए जाने चाहिए।
कि कब वो उचित वक्त होगा जब हम स्कूल कॉलेज ओपन करें। बिना वैज्ञानिक सलाह के, बिना डॉक्टरों की सलाह के, बिना विशेषज्ञों की सलाह के इस तरह के फैसले बहनों भाइयों देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे आपके बच्चों के लिए उचित नहीं है। कल्पना करिए कि अगर इनको वायरस अटैक आया तो अकेले तो ये बच्चे बेचारे संभाल नहीं पाएंगे, आपको भी इनके साथ अस्पताल में रहना पड़ेगा। ईश्वर न करे ऐसा हो। कहां से लाएंगे आप ऑक्सीजन? मांगेंगे ऑक्सीजन, दर्ज होगा मुकदमा। कैसे बचाओगे अपने बच्चों को? वो कौन से ऐसे निष्ठुर माता पिता हैं जो अपने बच्चों की इस स्थिति में स्कूल कॉलेज भेजना चाहेंगे? मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे फैसले लेने के पीछे के तर्क क्या हैं, तथ्य क्या हैं, वैज्ञानिकता कितनी है। कोई साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। बिना वैज्ञानिक सलाह के, बिना विशेषज्ञों की सलाह के ऐसे फैसले नहीं किए जाते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में नहीं किए जाते हैं। मैं पिछले 1.5-2 सालों से दुनिया के हर देशों के कोरोना के मामले के अध्ययन की रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। बार बार ये कहना चाहता हूं, बार बार ये ताकीद कराना चाहता हूं, ऐसे फैसले मत करिए कि जिससे समाज खतरे में पड़े, जिससे हमारे प्यारे बच्चों का जीवन खतरे में पड़े। या बोध बच्चे तो अपनी तकलीफ बयां भी नहीं कर पाएंगे। हमने आपने तो झेल लिया, न जाने कितने असंख्य मौतें हुई उत्तर प्रदेश के भीतर, हमने अपनों को गंवाया है। इस प्रदेश के भीतर शायद ही ऐसा कोई हो जिसके अपनों की मौत न हुई है, जिसके जानने वालों की मृत्यु न हुई हो। इस स्थिति में स्कूल कॉलेज खोल देना, क्या यह उचित फैसला है? क्या यह वैज्ञानिक फैसला है? क्या यह विशेषज्ञों और सलाहकारों द्वारा लिया गया फैसला है? हमें जो प्रेस नोट के जरिए सरकार ने बताया वो ये कहा है कि टीम 9 ने इसका फैसला लिया है। टीम 9 में कोई विशेषज्ञ नहीं है, कोई वैज्ञानिक सलाहकार नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं है, और कोई इस बात की गारंटी भी लेने को तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि कोई वैज्ञानिक सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत करे और वो बताएं कि नहीं अब सब सेफ है, और वो जिम्मेदारी लेते हैं कि ऐसा वायरस का संक्रमण बच्चों को नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई तथ्य नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजना चाहेंगे? अधिकांश लोग डरे हुए हैं। उनके मन में इस बात की शंका है कि अगर ये वायरस का संक्रमण बढ़ा तो स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। जब आपने ऑनलाइन एजुकेशन का एक पैटर्न खोज रखा है, तो जब तक देश दुनिया में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, ये असाधारण परिस्थितियां जो हमारे समक्ष विद्यमान हैं ये ठीक नहीं हो जाती हैं, तब तक हमें इस प्रकार के ऊल जलूल के फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे हमारे देश के नागरिक संकट में आए, जिससे हमारे आपके बच्चे संकट में आए। बच्चों पर तो रहम होना चाहिए। इस प्रकार के निर्णय किसी के जीवन को संकट में डाल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकारों के फैसले से हमारे आपके जीवन किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, ये सब चीजें प्रमाण हैं। आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो देश दुनिया में वायरस के इस भयानक संक्रमण के बीच 16 अगस्त से अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे? और मैं उन स्कूल मैनेजमेंट के प्रशासन प्रबंधकों से भी कहूंगा कि आप क्या ऐसा जोखिम लेना चाहेंगे? और अगर संक्रमण फैला स्कूल के भीतर, बच्चों में संक्रमण फैला, जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं सभी अभिभावक बंधुओं से कहूंगा, सभी माता पिता से कहूंगा कि अगर वो अपने बच्चों को जबरदस्ती कोई भेज रहा है या स्कूल बुला रहा है, तो एक अंडरटेकिंग लीजिए, लिखवा के लीजिए कि कुछ होगा बच्चों के आपके, तो उसके लिए स्कूल प्रशासन प्रबंधन जिम्मेदार होगा। तभी आप अपने बच्चों को भेजना, जो बहुत आतुर हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए। वो कौन से माता पिता हैं? तमाम लोग ऐसे सोशल मीडिया पे लिख गए स्कूल खुल जाना चाहिए, हम लोग घर पे पक गए हैं, हम परेशान हो गए हैं बच्चों से। अरे अपने बच्चों से परेशान हो गए हो, इन्हें कुछ हो गया तो जीवन भर का जख्म भर नहीं पाएगा, जीवन भर खुद को कोसोगे और इसी पीड़ा में रहोगे कि आपकी एक चूक ने आपके बच्चे के जीवन को संकट में डाल दिया। जो बच्चे आज आपको परेशान करते हुए लग रहे हैं, कल को वो आपके पास, ईश्वर न करे कि ना हो, तो शायद आपके जीवन का वो सबसे बड़ा गम होगा। ऐसे फैसले क्यों किए जा रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। और मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि बिना महामारी विशेषज्ञ, बिना डॉक्टरों के और बिना वैज्ञानिक सलाहकारों की राय के
इस प्रकार के फैसले लेने से सरकारों को बचना चाहिए। ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। आप कुछ बयान सुने। स्वास्थ्य विभाग अपना गाइडलाइन के जब देती है तो उसी गाइडलाइन पर सभी विभाग अपना जो भी तैयारी करना होता है करती है। तो शिक्षा विभाग में कल माननीय मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी भी थे और उन लोग से आपस में बात करने के बाद ये तय हुआ था कि 16 अगस्त से माध्यमिक शिक्षा के 50% के स्ट्रेंथ के साथ प्रारंभ होंगे और उच्च शिक्षा भी अपना उसी हिसाब से अपना प्रारंभ करेंगे। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से पालन होना चाहिए और उसके साथ ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि बच्चों के स्कूल के शिक्षक, वहाँ का पूरा स्टाफ और बच्चों के परिवार के सभी सदस्यों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। 1 महीना रुक के जब बच्चों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाए और उसके बाद जैसे जैसे बच्चे वैक्सीनेट होते जाएं और उनको स्कूल खोल दिए जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहे। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से इस तरह की खबरें आ रही हो कि वैक्सीन की कमी हो, वैक्सीनेशन स्लो है, तो पहले यह सुनिश्चित किया जाए, सरकार यह सुनिश्चित करे, जो पीएम केयर फंड में पैसे गए हैं, जो लोगों ने मुख्यमंत्री को डोनेट किया है वो मुख्यमंत्री को, उसमें तो पहले यह सुनिश्चित हो कि बच्चों की वैक्सीन कब लगेगी और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ न हो। कई सारे दुनिया के देशों में थर्ड वेव कहर बरपा रही है। हिंदुस्तान के भी कई सारे शहरों में थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश जिस तरह से कोविड 2 में अधूरी तैयारी के साथ आया था, कोविड 3 में भी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। स्कूल खोलने का फैसला लिया है जो कहीं न कहीं से लगता है सरकार का अज्ञानतापूर्वक है। तो आज की डिबेट में भले ही सरकार ने जल्दबाजी में फैसला बिना विशेषज्ञों के ले लिया हो, लेकिन आप जानते हैं कि मैं इस तरह की डिबेट में विशेषज्ञों को बहुत सम्मान के साथ बुलाता हूं। और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोगों के जान की रक्षा करने में खुद को लगाने वाले हम सबके बहुत ही प्रिय डॉक्टर सूर्यकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो 24 करोड़ लोगों के मेडिकल एडवाइजर हैं। नंदिनी प्रियदर्शनी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता। अंजू जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जो खुद डॉक्टर हैं बच्चों के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर चारू खरे मेरे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं विश्वनाथ अकेडमी लखनऊ की। और सुखपाल सिंह फाउंडर हैं एनसीआर में अभिभावक संघ के। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी, मैं आपसे कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूं। ऐसी क्या हड़बड़ी है आपकी पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार को कि जब दुनिया में तीसरी लहर हो, भारत में भी स्थितियां ठीक ना हो, नए केसेस बढ़ रहे हों, बच्चों को वैक्सीन न लगी हो, आप 16 अगस्त से स्कूल खोलने जा रहे हैं? जी नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपी में निजी स्कूलों ने ही सरकार को पत्र लिखे हैं, अभिभावकों ने पत्र लिखे हैं और तो और लोगों ने कहा है कि जब जिम, मॉल, सिनेमा खोले जा सकते हैं तो फिर स्कूल क्यों नहीं। यूपीएससी के प्रेसिडेंट अनिल अग्रवाल जी ने बोला है कि कोरोना के काल में सबसे अधिक नुकसान छात्राओं का हुआ है, तो छात्राओं का वो समय आ गया है कि स्कूल कॉलेजों को फिर से खोला जाए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जहाँ पर जिस जगह पर 1 महीने से कोई भी केस नहीं आया है वहाँ पर ही स्कूल खोलने की इजाज़त दी गई है और सभी कोविड के नियमों का पालन करते हुए सभी। आप मुझे बता सकती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी के कौन से विशेषज्ञ, किस वैज्ञानिक और किस डॉक्टर की सलाह लेकर यह फैसला लिया है? यह फैसला कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता नहीं कर सकता, ये विशेषज्ञों का काम है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, ये विशेषज्ञों का काम है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर ये निर्णय हो चुका है, फैसला हो चुका है कि भाई जो विशेषज्ञ हैं स्कूल के, जो हमारे अगर बच्चों को कुछ हुआ, अंजू जी, अगर बच्चों को कुछ हुआ और ये संक्रमण फैला तो क्या आपकी पार्टी की, उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? जी ऐसा है, जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में जाने की परमिशन देंगे लिखित रूप में कि हमारे बच्चे जाएं, उनको ही परमिशन के द्वारा ही स्कूलों में भाग लिया जाएगा। जो अभिभावक खुद ही तैयार हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, वो लिखित रूप में देंगे और 19 कोविड का सब पालन करते हुए उनको स्कूल भेजा जाएगा।
ओके, थैंक यू। मेरे साथ हाथों में डॉक्टर आशुतोष सैनिटाइजर वर्मा का भी मौजूद स्प्रे हैं। होगा, ये दूरी से बच्चों बैठाया के बहुत जाएगा। बड़े डॉक्टर हैं मेन लखनऊ उद्देश्य के, और है कि जो समाजवादी पार्टी अभिभावक खुद के भेजेंगे, ऑफिशियल उनको ही स्पोक्स भेजा पर्सन भी। थैंक यू मैडम, शुक्रिया। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं ये समझ रहा था कि पिछली चीज़ों से कुछ सबक जरूर लिया गया होगा, लेकिन कल जब ये फैसला आया तो हम सब सर पकड़ के बैठे थे कि आखिर इस स्थिति के बीच सरकार बिना विशेषज्ञों की राय लिए हुए इस प्रकार का फैसला कैसे कर सकती है, क्योंकि बच्चे अभी उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। आप ऐसे कैसे स्कूल ओपन कर सकते हैं? ब्रजेश जी, बड़ी विडंबना है कि इस देश में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो ये बोल दिए जाते हैं कि हमारे पास ऐसे लोगों ने बोला, लेकिन जिनके ऊपर ये बीत रही है उनके कभी पूछा ही नहीं गया है। आज एक प्रवक्ता के नाते भी और एक बाल रोग विशेषज्ञ के नाते भी, जब से ये आया है तब से मैं लखनऊ के कई प्रधानाचार्यों से बात कर चुका हूँ, और दिन भर कम से कम 50 की तादाद में माँ बाप हमारे पास आते हैं और वो पैनिक हैं कि डॉक्टर साहब वैक्सीन कब आ रही है, इसका मतलब वैक्सीन 2-3 दिन में आ जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वैक्सीन नहीं आएगी तो हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, आप हमारा बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट बना दीजिए कि वो बीमार है। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने डॉक्टर आप सूर्यकांत उनकी को भी स्थिति सुना, समझिए। उन्होंने कहा कि जब वैक्सीन लग जाए तब आप स्कूल खोलना शुरू करिए। उन्होंने उचित सलाह दी थी। जी डॉक्टर आशुतोष वर्मा, गो अहेड। और तो एक तरफ उनके भविष्य के साथ में आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी होगा कि आपको प्रेशराइज भी किया जाएगा कि आप स्कूल आइए। और आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आप 24 घंटे या जितनी देर तक बच्चा स्कूल में आप मास्क पहन के सैनिटाइजेशन करके और उतनी डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये आप किसको दिखाना चाह रहे हैं? और मैं पैनल में बैठे हुए सभी लोग हैं, माँ बाप हैं, क्या उनमें से कोई भी ऐसा है व्यक्ति जो अपने बच्चे को स्कूल कल भेज देगा? मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि ये राजनीतिक फैसला लिया गया है या आपने डॉक्टर से पूछा है? मुझे लगता है कि ये बहुत ही हड़बड़ी में लिया हुआ और अविवेकपूर्ण फैसला है। सरकार को इस पर तुरंत सोचना चाहिए। ऑलराइट, मेरे साथ अभिभावक संघ से सुखपाल सिंह तूर साहब मौजूद हैं, नोएडा से, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुखपाल जी, आप तो अभिभावक संघ का लीड करते हैं। मुझे आप बताइए कि बिना किसी वैज्ञानिक सलाहकार की राय लिए हुए, बिना एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के स्कूल कॉलेज ओपन किए जा रहे हैं 16 अगस्त से उत्तर प्रदेश के भीतर, क्या ये फैसला उचित है? सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। इसमें जो कह रहे हैं अभी, जिसके कुछ पेरेंट्स ने बोला है, लेटर लिखा है, हम आपको बता दें कि सिर्फ हम ही नहीं, और भी बहुत सारे अभिभावक संघ हैं, उन्होंने सर्वे करवाया है और सर्वे में जो है तकरीबन 90% 90% जो है पेरेंट्स इस हक में नहीं है कि स्कूल खोला जाए। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब पिछली बार भी स्कूल खुले थे और ये बोला गया था कि लिखित सहमति होगी, तो तब भी तकरीबन 80%, ये सरकारी आंकड़े हैं जो गौतम बुद्ध नगर की तरफ से जो शिक्षा विभाग है उनके आंकड़े हैं कि 80% पेरेंट्स ने जो है वो लिखित अनुमति नहीं दी थी। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो पेरेंट्स एग्री कर रहे हैं, ये कौन पेरेंट्स हैं? और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी धारणा बनाई जा रही है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पेरेंट्स एग्री कर रहे हैं, तो एक पब्लिक पोल करवाई जाए, उसमें पूरी डिटेल लिखी जाए। आप पेरेंट का जो है कक्षा पूछिए, उसके बच्चे का कक्षा पूछिए, सारी डिटेल पूछिए और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है ओपन एंडेड सर्वे करवाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या आपका ये कहने का तात्पर्य है कि सरकार का ये फैसला गलत है, स्कूल कॉलेज अभी नहीं खोले जाने चाहिए? सर बिल्कुल, स्कूल कॉलेजेस जो हैं अभी बिल्कुल नहीं खोले जाने चाहिए सर। और सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। उसके बाद जो है अभी आज की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कर्नाटका में जो है जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग जो हुई है, उसमें ये बताया गया कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो बच्चों में भी उतना ही प्रभावित करता है जितने बाकियों में करता है। तो ये बहुत, अरे आपने तो पढ़ा, डॉक्टर सूर्यकांत तो PhD किए बैठे हैं उस पर, अभी वो सब बताएंगे इसके बारे में। वो आज हैं पैनल में हमारे तो साथ। मैं सर वही कह रहा हूँ कि धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर जब सारी चीज़ें हमारे सामने हैं तो सारी अभी तक जो कोर्स भी हैं, सब चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं।
तो अभी क्या जरूरत है सर उसके थैंक करने यू, के बहुत लिए, शुक्रिया आपका स्कूल खोलने सुखपाल के जी। लिए? मैं तो नंदिनी प्रियदर्शनी जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। नंदिनी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बिना किसी वैज्ञानिक सलाह के, बिना किसी महामारी विशेषज्ञ की सलाह के, बिना डॉक्टरों की सलाह के, इस प्रकार के 2-3 नेता, अभी जयप्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि 2 नेता मिले हमारे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, फिर उनका स्कूल खोल दो। अरे भाई, ये महामारी है, ये कोई आपकी फाइलें नहीं कि आपने एक फाइल पर उठा के कैबिनेट नोट पे साइन कर दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया। इससे कितने लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ये उचित फैसला है कि खोला जाए? जी बिल्कुल ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि ये उचित फैसला नहीं है। मेरा मानना ये है, मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं किसी भी स्कूल अथॉरिटी से जब भी बात करती हूँ, प्रिंसिपल से बात करती हूँ, तो वो हमेशा मुझे ये समझाते हैं कि आप मॉल्स खुल गए, बाजार खुल गए, स्कूल्स क्यों नहीं खुलने चाहिए। तो मेरा जवाब ये रहता है कि अगर आप अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को गिनी पिग्स की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, तो आप बेशक स्कूल खोलिए और आप हर एक को बच्चे की जिम्मेदारी लीजिए जो संक्रमित होगा या फिर इस संक्रमण की वजह से वो बच्चा मर सकता है। तो उस बच्चे की अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो स्कूल्स जो हैं वो रीओपन होने चाहिए। देखिए, इंडोनेशिया में जो सेकेंड वीक में अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं और डेल्टा वेरिएंट की वजह से, डेल्टा प्लस है वहां, डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से, और 4 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने वहां पे अपनी जान गंवाई है। तो मुझे लगता है कि भारत को इसे सीखना चाहिए, यूपी को इसे सीखना चाहिए और थोड़ा डरना भी चाहिए। दूसरी बात यह कि देखिए, क्या हमें अपने नेताओं पर ये छोड़ देना चाहिए कि वो तय करें कि हमारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं, ये काम किसका, एक्सपर्ट का है कि नेताओं का है? बिल्कुल, इसमें एक्सपर्ट्स को अपने व्यू पॉइंट्स, अपने ओपिनियंस देने चाहिए। इसमें जितने भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको बैठ के इस पर मंथन करना चाहिए, इस पर परिचर्चा होनी चाहिए और मुझे लगता है कि तभी एक प्रॉपर डिसीजन आएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर चारू खरे मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, विश्वनाथ एकेडमी लखनऊ की प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर चारू, गुड इवनिंग। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का फैसला, जिसमें ना तो वैज्ञानिकों की सलाह ली गई, ना महामारी विशेषज्ञों की सलाह ली गई, कुछ मिनिस्टर और नेताओं ने मिलकर एक फैसला ले लिया कि 16 अगस्त से हम स्कूल खोलेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं इस प्रकार की स्थिति के लिए? देखिए, इस निर्णय पे पुनर्विचार होना चाहिए। अगर इसकी कमेटी में जो काउंसलर्स थे उसमें कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है या कोई काउंसलर नहीं है, या जो महामारी डिजीज़ेस जो होती हैं, कंटेजियस डिजीज़ेस, उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, उनकी बिना सलाह के अगर हम लोगों ने ये फैसला लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो ये सही नहीं है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो उसका एक पहलू जो है वो ये है कि बच्चे बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ पाए हैं, तो जो एक तरह से उनका नॉलेज का जो एक तरह से डैमेज हो रही है, धीरे धीरे करके कम हो रही है, लेयर बाय लेयर, तो वो एक अलग बात है। पेरेंट्स का परेशान होना एक अलग बात है। लेकिन पर मैडम, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं आपकी ओपिनियन का वेलकम करता हूं और आपकी बात का स्वागत करता हूं, पर मेरी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि ऑनलाइन एजुकेशन का एक माध्यम आपने ओपन कर रखा है। ठीक है, उसका प्रभाव कम है, ज्यादा है, वो एक अलग विषय है। बच्चों को वैक्सीन तक नहीं अभी भारत में अवेलेबल, सिर्फ अमेरिका वगैरह में एक आध देशों में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जब वो वैक्सीनेटेड नहीं है, उनको एक्सपोज करना और उनको बाहर लाना और उनको पहुंचाना स्कूल तक, और स्कूल का स्टाफ अलग उनके साथ होगा, जिस रिक्शे से आएंगे, जिस कैब से आएंगे, वो ड्राइवर स्टाफ अलग होगा। अगर बच्चों में ये संक्रमण फैला, आप कैसे उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सकते हैं? जी देखिए, स्कूल में हम लोग पूरी तैयारी के साथ, पिछली बार भी खुला था कुछ समय के लिए, हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ, द मोमेंट स्टूडेंट एंटर्स द स्कूल प्रेमिसेस, वहीं से हम लोगों का पूरा, जैसे कहते हैं, एक तरह से कंट्रोल शुरू हो जाता है। क्लासेस में भी बराबर से सैनिटाइज की जाती है, रीसैनिटाइजेशन साइकिल एक बना हुआ है, बार बार होता है। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और हर तरह से मास्क और जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके लिए उनको बताया जाता है। लेकिन उसके बाद भी देखिए, बच्चे होते हैं, बच्चे नादान होते हैं, उनको पूरी तरह से सेंसिटाइज करना माता पिता का भी काम है और हमारा भी काम है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आप प्रिंसिपल हैं, हम सब की गार्जियन हैं, हमारे बच्चों की आप गार्जियन हैं, हम सब आपका बड़ा सम्मान करते हैं। अगर हमारे बच्चों में किसी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आप और आपका स्कूल प्रबंधन लेगा?
देखिए, ये जिम्मेदारी तो लेने का कोई वो नहीं होता है, लेकिन ये है कि हम अपनी तरफ से 200% जी प्रिकॉशंस लेते हैं, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग लेते हैं। अब उसके बाद अगर बच्चे जो है कहीं से उनके कोताही होती है, हम लोग बसेस से लेके सब चीजें सैनिटाइज करते हैं, लेकिन ये तो अब 100% नहीं कह सकते कि ये जिम्मेदारी हम लोग जिनको अपने बच्चे अच्छे न लग रहे हैं, जो उकता गए भाई वही भेजे, कहीं से भी वो बात तो यही हो बची। अब डॉक्टर सूर्यकांत जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और ऐसे पेरेंट्स, हमारे पास तमाम सवाल उनके लिए इस वक्त सोशल मीडिया पर भरे, बहुत दिनों के बाद ये दिखे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूर्यकांत जी आपका आने के लिए। देखिए, आज आपकी जरूरत फिर पड़ गई। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से पूछिए कि हम अपने बच्चों को अभी भेजें या ना भेजें। देश दुनिया में की जो खबरें हैं, जो ब्रजेश मिश्रा दिन भर डराते रहते हैं ट्वीट करके या खबर चला के, कोरोना ये हो गया वो हो गया, हम क्या करें? डॉक्टर सूर्यकांत से पूछिए, आप बताइए क्या होना चाहिए। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना, जब कोई आर्टिकल लिखा जाता है तो एब्स्ट्रैक्ट पहले सबमिट किया जाता है जी। तो एब्स्ट्रैक्ट के रूप में मैं ये बताता हूं कि बच्चों को पढ़ाना भी है और बच्चों को बचाना भी है। अब देखिए, ये बात तो तय है कि जितने एक्सपर्ट्स हैं, अभी जैसे बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि अनिल अग्रवाल जी का नाम लिया, अनिल अग्रवाल जी से भी मेरी बात हुई और मैं आपको बता दूं, आने से 1 घंटा पहले ही मेरी बात हुई अनिल अग्रवाल जी से। यहाँ पे वो बहुत सारे उनके स्कूल चलते हैं और उनके मैनेजमेंट के अंदर, और काफ़ी वो एसोसिएशन में भी एक्टिव हैं। ये बात तो सही है कि 1.5 साल के अनुभव में जो ऑनलाइन क्लासेस चली, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट बच्चों की एजुकेशन पे नहीं पड़ता है। ये बात सही है, हम सब सहमत हैं, हमारे बच्चे भी सहमत हैं। अहमद, मेरी बिटिया खुद इंटरमीडिएट में पढ़ती है तो मैं जानता हूँ उसको भी, तो हमारे बच्चे भी इस बात से सहमत हैं, अभिभावक भी सहमत हैं, टीचर्स भी सहमत हैं, सब कोई सहमत है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक कंपल्शन है, एक विकल्प है। हाँ, एक विकल्प है, लेकिन ये एडुकेट नहीं है। दूसरी बात है, मैंने जैसे कहा कि बच्चों को पढ़ाना भी है और बच्चों को बचाना भी है। अब आती है, देखिए, निर्णय तो देखिए सरकार को लेना है, हम सब लोग सरकार के साथ हैं, निर्णय तो सरकार को ही लेना है, और ये खासतौर पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इनका मैनेजमेंट है, इनको खासतौर पर सरकार के साथ मिलकर निर्णय लेना है। तो अनिल अग्रवाल जी भी बिल्कुल सही बात है, वो पक्ष में है कि भाई स्कूल खुलने चाहिए। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि मेरी चिंता चिकित्सक होने के नाते और इस प्रदेश की जनता के शुभ चिंतक होने के नाते, चिकित्सक होने के नाते 24 करोड़ लोगों के शुभ चिंतक होने के नाते। डॉक्टर साहब, कोई अपनी तिजोरी और बैंक बैलेंस भरने के लिए कोई भी सलाह सरकार को दे, दबाव में डाले, जैसा डॉक्टर अनिल अग्रवाल जैसे लोग कर रहे हैं, क्या ये उचित बात है? नहीं, मैं किसकी सलाह दी उन्होंने? डॉक्टर अग्रवाल को किसने कहा ये बात? नहीं, मैं आता हूँ, उसी बात पे आता हूँ। तो मैंने वो पैसे कमाए, हमारे बच्चों का जीवन खतरे में जाए, ये क्या बात हुई? देखिए, ऐसा है, अगर बच्चा घर से निकलता है तो निकलते ही मैं कहता हूं घर से बाहर निकले तो मान के चलिए कि आपके वातावरण में कोरोना मौजूद है, जिससे मिलेंगे वो कोरोना इन्फेक्टेड, ये मान के चलिए, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। ठीक बात है। तो घर से लेके स्कूल के बीच में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, या और दूसरे बच्चे साथ में बैठते हों, बच्चे कितने बैठ रहे हैं, क्या है, उनके बीच में फिजिकल डिस्टेंसिंग है नहीं है, भाई ये बहुत बड़ी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। फिर स्कूल में पहुंच गया तो स्कूल के अंदर केवल टीचर नहीं है, टीचर है, ऑफिस है, क्लर्क है, गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, चपरासी हैं, वगैरह वगैरह, सब बहुत सारे लोग हैं। और उसके बाद फिर इसको वापस आना। एक बात मैं जरूर बता दूं कि मेरे ख्याल से जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोवैक्सीन, जो हमारी भारतीय स्वदेशी वैक्सीन है, इसके बच्चों का ट्रायल किया गया है, और इस बच्चों में 3 ग्रुप में ट्रायल किया गया है। एक तो 12 से 18 साल के बीच में, 6 से 12 साल के बीच में, और 2 से 6 साल के बीच में। यानी आपको जो कहते हैं ना, प्ले स्कूल से लेके और इंटरमीडिएट तक के सबके बच्चों के लिए वैक्सीन मौजूद है। अब इस वैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, और अगस्त के लास्ट में या सितंबर 1st वीक में इसको परमिशन मिलने वाली है वैक्सीनेशन के लिए। तो मेरा ये मानना है कि फेज वाइज में अगर स्कूल खोले जाएं, और जैसा कि बहुत सारे मीडिया में आ रहा है कि कई ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां बिल्कुल एक भी केस नहीं निकल रहा है, तो फेज वाइज मैनर में किए जाएं, नंबर 1 सलाह। और नंबर 2 मेरी सलाह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जितने स्कूल में लोग हैं, प्रिंसिपल से लेके चपरासी तक, वो वैक्सीनेटेड हों, उस अभिभावक वैक्सीनेटेड हों, और जो ट्रांसपोर्ट में लोग इन्वॉल्व हैं, ड्राइवर वगैरह, वो सभी वैक्सीनेटेड हों। केवल बच्चे ही तो रह जाएंगे। बड़ी बात और तीसरी बात कि जैसे ही बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो तो इन स्कूल जाने बच्चों को
प्रायोरिटी बेसिस पे कहाँ अभी vaccination बच्चों का किया जाए। वैक्सीन तो छोड़िए, 18 साल से कम उम्र वालों मैंने के कहा ना वैक्सीन अगस्त कहाँ के है? लास्ट में, सितंबर के फर्स्ट वीक में आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले 8 से 18 साल के बच्चों के लिए आप खोल दीजिए वैक्सीनेशन सेंटर, या वैक्सीन का ऑप्शन खोल दीजिए, वो वैक्सीनेटेड हो जाए, डबल डोज हो जाए, ओपन करिए स्कूल, आप कौन रोकता ये है? निर्णय तो लेना ठीक बात है, लेकिन और मैंने उसके 3 बाद फिर सुझाव- 8 साल के बच्चों तक कर दीजिए। लेकिन मैंने 3 सुझाव दिए। पहली बात कि अभी रिस्क है या नहीं ये बताओ आप। नहीं, बिल्कुल है, रिस्क है। रिस्क क्यों नहीं है? तो रिस्क बच्चों- तो हमें भी है भाई। अभी भी हम लोग जो है पूरी तरह से सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं। तो जो भी घर से निकलता है उसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अच्छा, कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो जबरन अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, बहुत से ऐसे जिद्दी लोग हैं, मैं अब क्या करूं उनका, हैं तो हैं, वो क्या करें अगर बच्चों को भेजना ही है और उनको लगता है बच्चे कटें घर से किसी तरह हटें, तो बच्चों को क्या खिला पिला के भेजें? थोड़ा यही बता दो कि ये माँ बाप है। बहुत से जिद्दी लोग हैं, देखिए लिख रहे हैं कि मैं तो भेजूंगा, मैं तो भेजूंगा, तो भेजो भाई। नहीं भेजे तो उनके मेरी लिए- पॉकेट से कुछ क्या जा रहा नहीं, है? भेजे तो देखिए बहुत अच्छी बात है, भेजे। क्या क्या दवा खाएं आप बता दो उनको। नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाई ये सुनिश्चित करें कि मेरा बच्चा जिस ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, जिस स्कूल में जा रहा है, वहां सभी लोग वैक्सीनेटेड हों, सब कोविड अनुशासनात्मक व्यवहार का पालन कर रहे हों, और मेरा बच्चा भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहा हो। ये 3 चीजें सुनिश्चित करें, और जैसे ही वैक्सीन आए प्रायोरिटी बेसिस पे अपने बच्चे को वैक्सीन और वैक्सीन नहीं है अभी तो क्या करें? 16 से तो खुल रहा है जी। स्कूल, तो अब आप आइवरमेक्टिन खाएं कि नहीं खाएं? बिल्कुल खा सकते हैं। बच्चों को खिलाना चाहिए। जो हम लोग जो प्रोफाइलेक्सिस खाते हैं वो बच्चे को भी आप दे सकते हैं। 2 साल से ऊपर बच्चे को आइवरमेक्टिन दी जा सकती है। थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दें, क्योंकि कुछ लोग जबरन बच्चों को भेजना चाहते देखिए, हैं। एम्स तो उन लोगों के लिए आप बता दें। एम्स भुवनेश्वर और बांग्लादेश की एक प्रोफाइलेक्सिस स्टडी है, आइवरमेक्टिन की बचाव की स्टडी है, वही मैं साझा करता हूं। उसी में मेरा रिकमेंडेशन है, पिछली बार भी मैंने बताई थी कि अगर ऐसी मजबूरी बन जाती है कि हमारी सोसाइटी से एक्सपोजर करना है, तो 2 साल के ऊपर भी बच्चे का भी आइवरमेक्टिन हम बचाव के लिए दे सकते हैं, हफ्ते में 1 बार। 2 से 6 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको सिर्फ 3 मिलीग्राम की गोली देनी है हफ्ते में 1 बार, और 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको 6 मिलीग्राम की गोली देनी है 1 बार, और 12 साल से 18 साल के बीच में 12 मिलीग्राम की देनी है, यानी 12 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम। 12 साल से ऊपर वालों को 12 मिलीग्राम, 6 से 12 बीच में 6 मिलीग्राम, और 6 साल से नीचे वालों को 3 मिलीग्राम। ये हफ्ते में 1 दिन बचाव के लिए आप दे सकते हैं। ये दुनिया में साबित हो चुका है, और हम लोग खुद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पड़ोसी देश भी इस्तेमाल कर रहा है, हमारे देश बच्चों में के भी लिए ट्रायल कोई हुआ है। स्पेशल मास्क है? क्योंकि उनको तो बड़ा काबू में करना मुश्किल होगा कि कैसे मास्क बेचारे लगाएंगे, देखिए पूरे टाइम कैसे वो लगा के स्कूल में बैठे रहेंगे? देखिए, मैं मेरा बच्चों के लिए सुझाव ये है कि बच्चों की जेब में 1-2 मास्क आप एक्स्ट्रा रख दें, और जब बच्चों को लगे कि मास्क गीला हो रहा है, या बच्चों को लगे कि हमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो मास्क को बदल लें। हम डबल मास्क, ट्रिपल मास्क, या बहुत ज़्यादा N95 मास्क, सिंपल ट्रिपल लेयर जो मास्क होता है, या कॉटन का मास्क, वो लगा सकते हैं, लेकिन 1-2 मास्क उनके इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा उनके बैग में रख दें या उनकी जेब में रख दें, कि जब उनको लगे कि मास्क थोड़ा गीला हो गया, कई बार ऐसा ना, तो वो थोड़ा ह्यूमिडिटी के कारण थोड़ा गीला हो जाता है, तो उस मास्क को वो बदल दें, या उनको लगे कि बहुत हम भीड़ में एक्सपोज हो गए थे, तो भी आप मास्क को 2-3 घंटे बाद बदल लें। पर इन प्रिंसिपली आप इस बात से सहमत हैं कि बिना वैक्सीनेशन बच्चों को भेजा जाना बहुत रिस्क भरा कदम है? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए कहा था कि भाई इस लक्ष्मण रेखा को मत पार करना, वैसे ही घर से बाहर दहलीज को पार करना लक्ष्मण रेखा जैसा ही है, और उस लक्ष्मण रेखा का नियम हमें पालन करना चाहिए। और अगर मजबूरी में निकलना ही है तो निकलना है, तो पूरे नियम, कायदे, कानून, इन सब का पालन करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंजू जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वीरेंद्र जी भी आ गए। अंजू जी, अभी आपने सुना, इस पैनल पे मौजूद प्रत्येक मेहमान, प्रत्येक वक्ता को आपने सुना, एक से एक नामी गिरामी डॉक्टर, अभिभावक, विशेषज्ञ, समाजशास्त्री, सभी लोग हैं। पैनल में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसने इस बात का सपोर्ट किया हो कि स्कूल खोल दिए जाएं। यहाँ तक कि जो प्रिंसिपल मैडम है वो भी अपोज कर रही हैं। फिर आपकी पार्टी की सरकार जबरन बच्चों के जीवन को खतरे में क्यों डालना चाहती है? देखिए, कोई भी सरकार अपने देश के बच्चों का जीवन खतरे में नहीं डालेगी। मेरा मानना है, ये आप भी जानते हैं, कोई भी सरकार अपने देश का नुकसान या बच्चों के भविष्य को क्यों नुकसान पहुंचाएगी। सबसे बड़ी बात तो है, किसी जगह पर कुछ राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। अगर वहाँ कोई दिक्कत आएगी तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और बार बार सरकार कह रही है कि आप देखिए, मॉल में जाते हैं बच्चे पेरेंट्स के साथ, क्या वो मास्क लगाए हुए होते हैं? उनको भी बार बार टोकना पड़ता है।
लेकिन मैं एक बात मानना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट हैं और वो अपना ध्यान रखते हैं, मास्क लगाने का ध्यान रखते हैं। तो जो कोविड-19 के नियम कायदे हैं उनको देखकर स्कूल मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल करना चाहता हूं, अगर आपको एतराज न हो तो। और जी, क्या आप अपने बच्चों को और नाती पोतों को 16 अगस्त से स्कूल भेजना चाहेंगी? देखिए ऐसा है, सबको, बड़े लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगर वैक्सीन लगी है, स्कूल भी प्रिकॉशन ले रहा है। पहले तो हम स्कूल में अपने बच्चों के भेजने से पहले स्थिति देखेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है, स्कूल ने क्या क्या प्रबंधन किया है। अगर स्कूल ने कोविड-19 के नियमों का पालन करके कार्य किया है तो हमें स्कूल भेजने में मेरे ख्याल से कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन आप कैसे तय करेंगे कि एप्रोप्रिएट बिहेवियर और स्कूल पालन कर रहा है, ये कैसे आप रोज तय करेंगी? क्योंकि ये तो कभी भी आ सकता है ना, आज है कल नहीं होगा, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। बिल्कुल होगा, हम जाकर देखेंगे। ओके, नहीं, ऑल राइट। वीरेन जी भी आ गए हमारे पास रिस्क डिबेट नहीं पे। लेना संतोषजनक चाहिए जवाब नहीं है मैडम, थैंक यू। वीरेन जी भी आ गए डिबेट पे। भाई वीरेन जी, 16 अगस्त से स्कूल खुलने जा रहा है। कहना चाहती हूँ, आप देखिए ना, थैंक यू मैडम, प्लीज वेट। मैं कुछ और में बच्चे घूम रहे हैं, घूमने पेरेंट्स बच्चे, हाँ, लोग मरे तो कोई खास बात नहीं है। यहाँ तो लाशें बही हैं, कुत्तों ने नोच के खाई है, उसका लोगों ने बुरा नहीं माना, तो बच्चे जाएंगे तो कौन बुरा मानेगा? ओके, आशुतोष जी प्लीज वेट, आशुतोष जी प्लीज वेट। वीरेन जी, 16 अगस्त से उत्तर प्रदेश में स्कूल खुलने जा रहे हैं, इसके पीछे सरकार ने क्या वैज्ञानिकों से, विशेषज्ञों से, डॉक्टरों से कोई परामर्श किया है, या आपस में ही तय कर लिया कि नहीं अब खोल दो? देखिए, ये स्कूल का जो मुद्दा है ये बड़ा लोगों को परेशानी में डालने वाला है। ये निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के जो प्रबंधक हैं, ये उनके दबाव में ये फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोई सरकारी मास्टर, शिक्षक इस बात का कोई दबाव नहीं बना रहा है, न मांग कर रहा है कि स्कूल खोले जाएं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्राइवेट स्कूल लगातार सरकार से स्कूल खोलने की मांग तो कर रहे हैं और साथ साथ वो ये भी पूरी फीस भी ले रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर माँ बाप ये समझेंगे, उनसे लिखवा के लिया जाएगा। लेकिन दुनिया में एक चीज़ हर कोई जानता है कि सारे दुनिया की महंगी से महंगी वस्तु एक तरफ रख लीजिए और एक तरफ औलाद, तो माँ बाप के लिए उसके औलाद से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो, बड़ी से बड़ी हीरा जवाहरात और धन संपदा को ठुकरा सकता है। अभी नंदिनी जी बैठी हैं, उन्होंने एक बात कही, बड़ी भद्र महिला है, मेरी भाभी भी हैं, मैं बहुत उनका सम्मान भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये बहुत शानदार बात कही उन्होंने, और ये प्रयोग अबोध बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है सिर्फ पैसा कमाने के लिए प्राइवेट स्कूलों द्वारा, ये बच्चों के जीवन को खतरे में डाल रहा है, उनका जीवन तबाह कर देगा। बारिश बहुत तेज हो रही बाहर, लेकिन आप जरा याद करिए कि इस देश में जितने आईएएस, आईपीएस, पीएम, सीएम, जज ये जो बने हैं, ये तब प्राइवेट स्कूल नहीं थे, ये सब प्राइमरी से पढ़ के बने हैं। खड़िया मिट्टी और स्लेट और बोरा ले जाते थे बिछाने के लिए, पढ़ते थे। वो दौर रहा है। जब 1.5-2 साल से स्कूल बंद है, 1.25-2 साल से, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक और रुक जाते, फिर फैसला कर लेते, लेकिन मानने वाले लोग नहीं हैं जी। देखिए, कोरोना बड़ी खतरनाक बीमारी है, लाखों लोगों को छीन लिया उसने। हम आप घर में मोबाइल पे एक्स्ट्रा खर्चा करके, मोबाइल मंगा के, डाटा खर्च करके, सब कुछ बर्दाश्त करके अपने बच्चों के जीवन के खातिर उनको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी पढ़ा रहा है, क्योंकि वो अपने औलाद का भविष्य भी नहीं खराब देखना चाहता और उसका जीवन भी बर्बाद होते नहीं देखना चाहता। ब्रजेश जी, पानी बहुत तेज बरस रहा है। हाँ, वो मैं पीछे देख पा रहा हूं। लेकिन जी। एक चीज मैं बता दूं, हाँ। कि बचपन को इस तरह से उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए, प्रयोग न किया जाए, उसको रौंदा न जाए। ये प्राइवेट स्कूल फीस पूरी ले रहे हैं, किस बात की ले रहे हैं? जब उनकी बिजली नहीं चल रही है, उनकी लैब नहीं चल रही है, उनके वाहन नहीं चल रहे हैं, उसके बावजूद वो फीस तो पूरी ले रहे हैं। पता नहीं कौन एक अनिल अग्रवाल है, वो पूरे यूपी में ये निजी स्कूल चलाते हैं।
ये कैंपेन चला रहे हैं और जोड़ जोड़ के सबको इकट्ठा करके सरकार पे पता नहीं क्या करके क्या। देखिए, हम सब लोग गरीब स्कूलों में पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूलों का तब जमाना नहीं था जो इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं। आज साहित्य में 2 लाइन कह के खत्म करूंगा। हाँ, थोड़ा बारिश भी हो रही है, अपना ध्यान रखिए जी। ये सुनिएगा कि किस तरह से हम लोग स्कूलों में जाते थे। टाट पट्टी का जमाना था, स्लेट लेके जाते थे और चाक से लिखते थे। एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने लिखा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा कि बचपन में बड़ा सस्ताई का जमाना था। 10-5 पैसा मिलता था स्कूल जाने के लिए खर्चा, तब ये हजारों की फीस नहीं थी। तो उस पर ध्यान रख के सुनिएगा कि याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, और 10 पैसे में चूरन की 2 पुड़ियों वाले दिन, और ओलम इमला पार्टी बुध का खड़ियों वाले दिन, और बात बात में फूट रही फुलझड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। जब थोड़ा बड़े हुए तो पान वान की दुकान पे खड़े होने लगे, तो कहा कि पनवाड़ी की चढ़ी उधारी और घूमे मस्त निठल्ले, और कोई मेला हाट न छूटे और टका नहीं है पल्ले, और हाथी कालर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, और हवा महल की ट्रांजिस्टर पर कड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, और 10 पैसे में चूरन की 2 पुड़ियों वाले दिन। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपने डॉक्टर सूर्यकांत को लग रहा है उनके पुराने दिन याद दिला दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बार बार हाथ उठा रहे थे, आप अपनी बात कह लें, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। गो अहेड। ब्रिजेश जी, देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है। ये कह रहे हैं कि फला प्रबंधकों ने कहा। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का असलियत आप समझिए। जब कोरोना पीक पे चल रहा था, जब लोग घर में दुबके बैठे हुए थे, तो इस सरकार को याद आया कि शराब की दुकानें खोल दी जाए क्योंकि व्यवसाय खत्म हो रहा है। जब थोड़ा सा कोरोना हल्का हुआ तो इन्होंने कहा मॉल खोल दिए जाएं, और आज ये हालत हो रही है, हमारे बच्चों तक को जो है वो उसमें आगे झोंकने के लिए तैयार हैं। ये कौन लोग हैं सरकार के पीछे जो इस मानसिकता के साथ कि पैसा जो है वो जिंदगी से इतना बड़ा हो गया है कि उसके बिना और कुछ नहीं चल सकता है। विश्व में सीडीसी जो एक बहुत बड़ी गाइडलाइन देती है, उसने कहा कि हम स्कूल खोलने की बात तब करेंगे जब उस देश का वैक्सीनेशन प्रतिशत हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर पहुंच जाएगा। और आज अमेरिका में भी 50% के ऊपर पहुंच गया है, और हमारे पड़ोस में सिंगापुर भी 60% के ऊपर पहुंच गया है, तो भी उस पे फेस मैनर में सोच पा रहे हैं। और हम कहां पर हैं? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के पीछे ये कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जो व्यवसाय ज्यादा बढ़ गया है और जिंदगी सस्ती हो गई है। करेक्ट बात है, आई डू एग्री विद यू। मेरे साथ नंदिनी जी मौजूद हैं। नंदिनी जी, आप मुझे बताइए कि इस हालात में जब देश दुनिया की स्थिति सबको पता हो, भारत में भी नए केसेस बढ़ रहे हैं, और ये बात भी छिपी नहीं कि प्रतिदिन 500 से अधिक मौतें हो रही हैं। केरल की स्थिति सबको पता है, देश में ट्रैवल फ्री है, कहीं कोई भी आ जा सकता है। तो ऐसे हालात में क्या ये स्कूल प्रबंधन के दबाव में, ये निजी स्कूलों की फीस वसूली के दबाव में बच्चों का जीवन खतरे में डाला जा रहा है? जी ब्रजेश जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये पैंडमिक ख़त्म हुआ है? ये पैंडमिक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट और सारे बच्चे जो हैं उनमें वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। तो क्या सोच के सरकार ये फैसला ले रही है, ये बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चनेबल स्टेप है। आप देखिए किस प्रकार से इज़राइल में जो टेक्नोलॉजिकली इतने इक्विप्ड देश हैं, और साउथ कोरिया, वहाँ पर स्कूल्स को खोला गया और 7,000 से भी बच्चे इज़राइल में उनको क्वारंटाइन करना पड़ा। तो ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि एक ये गलत स्टेप है, एक ये गलत डिसीजन है। और प्राइवेट स्कूल्स SOPs की बात करते हैं, हम प्रॉपर वेंटिलेशन रखेंगे, हम सैनिटाइजेशन रखेंगे। अरे 2 साल के, कोई नहीं रखता। 2 साल के अंदर आपने ऑनलाइन एजुकेशन को इवॉल्व नहीं किया। आप सिर्फ बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप सिर्फ होमवर्क्स दे रहे हैं, उनको ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं। आप स्कूल में किस प्रकार से आप सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आप टॉयलेट्स को कैसे क्लीन रखेंगे? SOPs की बात होती है, पर जब भी हम ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं तो हमें पता है कि ग्राउंड लेवल पर सच्चाई क्या है। मैं तो यही कहूँगी कि देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन का एक जो ब्लेंडेड अप्रोच है उसको थोड़ा सा इनको अडॉप्ट करना चाहिए। और स्कूल्स अभी जैसे बच्चे जो हैं वो ऑफकोर्स स्कूल्स में सोशलाइजेशन होता है, बच्चे जाते हैं तो
सोशल स्किल्स सीखते हैं, ऑफ कोर्स ऑनलाइन एजुकेशन उसको पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन बच्चों की जान को बचाना अभी ज्यादा आपकी सलाह क्या है उत्तर प्रदेश के अभिभावकों की? बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, आप अपनी ओपिनियन बताइए कि इनको क्या करना चाहिए 16 अगस्त से। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना है और अपने जिगर के टुकड़ों को आपको कोविड-19 जो वायरस है अगर उसकी तरफ एक्सपोज करना है, तो आप बेशक अपने बच्चों को आप स्कूल भेजिए, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि जो सेकेंड वेव आई, जैसे कोविड का सडन एक बॉम्ब फूटा, किसी ने सोचा नहीं था कि सेकेंड वेव इस प्रकार से आएगी और सबको इस प्रकार से संक्रमित करेगी। आपने खुद इतनी ब्रेव रिपोर्टिंग की, ब्रेव उसका कवरेज किया। तो मैं नहीं चाहती हूं कि जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे इस तरह से एक्सपोज हों, उन पे किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा और समय लेना चाहिए और एक प्रॉपर पैनल सेटअप करके इस पर डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। सुखपाल सिंह जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, अभिभावक संघ के फाउंडर हैं। सुखपाल जी, आप बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है, आप उत्तर प्रदेश के अभिभावकों से क्या अपील करना चाहते हैं, आपकी सहमति और असहमति किन विषयों पर है? सर, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो हमने सर्वे करवाया है उसमें 90% जो पेरेंट्स हैं वो इससे सहमत नहीं है कि स्कूल भेजा जाए। और कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे ये बोला कि SOP है, जिसमें ये बोला गया कि 50% जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो कक्षा में आएंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो 50% जो है एक ड्राइंग बोर्ड पे हमने लेके उसके वो खाका खींच लिया कि हाँ 50% आ गए, 12 बच्चे बैठेंगे तो वो 6 फीट के डिस्टेंस पे बैठे रहेंगे। तो क्या वो 40 से 45 मिनट जो है वो वहीं के वहीं बुत बन के बैठे रहेंगे? उनका हिलना जुलना तो होगा, वहाँ पे SOP का कहाँ पालन होगा? वैलिड पॉइंट है। दूसरा जो है, जब हम मास्क पहना है, टीचर हमने देखा है, हमने जो है माननीय लोकसभा में देखा है कि जब वो बोलते हैं तो 5 मिनट के बाद ही मास्क उतारना पड़ता है जी। जब स्कूल जाके हम विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, बोल नहीं पाएंगे या सुन नहीं पाएंगे या टीचर नहीं बोल पाएगा या मास्क उतारना पड़ेगा, तो उसका क्या फायदा सर? क्रॉस वेंटिलेशन जो है, अब हमें पता है कि सर सभी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, उसमें क्रॉस वेंटिलेशन का क्या सिस्टम होगा? बहुत सारे स्कूल तो फुली AC हैं सर। उसके बाद जो टीचर जो है उनके साथ चलिए ठीक है वैक्सीनेशन, लेकिन जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे, जब वो वापस आएंगे या टीचर्स वापस आएंगे तो वो कैरियर बन सकते हैं। जो घर में जो सीनियर्स हैं, एल्डर्स हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, उनके लिए खतरा हो सकता है सर। करेक्ट। अच्छा, एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपसे बताना चाहूँगा। एक CBSE को हमने RTI लगाई थी। RTI में ये प्रश्न पूछा गया था ऑफलाइन एग्जाम के लिए, हम ज़्यादा बात नहीं करते, उसमें पूछा गया था कि ऑफलाइन परीक्षा होने पर इन बच्चों में से अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? CBSE की तरफ से जवाब आया जो है, रिप्लाई ये है, मैं पूरा रिप्लाई आपको पढ़ के बता देता हूं, अगर चाहे तो मैं ये भेज भी दूंगा। उसमें लिखा है, इस विषय में के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि इस प्रकार की जानकारी बोर्ड में उपलब्ध नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर कह तो सब रहे हैं कि खोल दीजिएगा। थैंक यू। मैं डॉक्टर चारू खरे जी को भी आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। डॉक्टर चारू खरे जी, अब 16 तारीख से खुलेगा क्योंकि सरकारी हुक्म हुआ है, सरकारी फरमान है, तो यहाँ तो सरकारी फरमान तो तामील किए ही जाते हैं, स्कूल कॉलेज तो खुलेंगे ही। क्या आपका प्रबंधन और आप लोग इसके लिए तैयार हैं कि आप 50% कैपेसिटी में बच्चों को एकोमोडेट करके कोरोना मुक्त पढ़ाई उनके लिए करा पाने की स्थिति में हैं? जी देखिए, इसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है कि टॉप टू बॉटम, हेल्पर से लेकर प्रिंसिपल और मैनेजमेंट तक पहले तो वो लोग वैक्सीनेटेड है, ये हम लोगों ने इंश्योर कर लिया है। दूसरी चीज़ ये है कि पूरा सैनिटाइजेशन और जगह जगह पे सैनिटाइज़र लगे हुए हैं बड़े वाले, जिससे कि बच्चों से बराबर कहा जाएगा कि हैंड वॉश करिए, सैनिटाइज करिए। मास्क और
बराबर कैमरे से भी और दूसरी तरह से भी उनको देखा जाएगा कि बच्चे वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और हम लोग टीचर्स की भी ड्यूटी लगाएंगे कि वो बच्चों को एक दूसरे के पास ना आने दें, बच्चों को बराबर बताते रहे। अगर वो मास्क थोड़ी देर के लिए हटाते हैं तो उनको बराबर बताएं कि नहीं मास्क आपको पहनना है। तो ये सारी जो है हम थैंक यू मैडम। मैं डॉक्टर सूर्यकांत जी को आमंत्रित करता हूँ। जितना चारू खरे मैडम अभी डॉक्टर सूर्यकांत जी बता रही थी, क्या ये प्रैक्टिकली यूपी के हर स्कूल में, यहाँ तो एक से एक नामी गिरामी स्कूल हैं, मतलब बड़े प्रभावशाली लोग हैं, मतलब फैसले बदलवा लेते हैं। अब मैं क्या तो उन लोग को बोलूँ, तो क्या ये सब पालन हो पाएगा? और दूसरी बात, बच्चों की वैक्सीन कब तक रोल आउट होने की उम्मीद है? दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो बच्चों की वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे हैं उनकी क्या स्टेज है? देखिए, ऐसा है कि जितनी जो चर्चा हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 रास्ते निकल के आए हैं। जो पहला रास्ता है वो थोड़ा कठिन रास्ता है कि ये सुनिश्चित करना कि बच्चा घर से निकले और लौट के वापस जब तक आए तब तक फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो, और उसका जो एक्सपोजर हो उन सब लोगों से हो जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, यानी दोनों डोज उनकी वैक्सीन की लग चुकी हो। स्कूल वैन में कौन सा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, आप बताओ मुझे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, पहला रास्ता बहुत कठिन रास्ता है। बच्चे घुस के बैठे पहला रास्ता बहुत कठिन रास्ता है। दूसरा रास्ता जो मेरे दिमाग में आ रहा है भाई, एज ए एक्सपर्ट आ रहा है, और मैं यहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक्सपर्ट के नाते भी बोल रहा हूँ। जी, उसी के नाते ही बोल रहे हैं। जी, उनके नाते बोल रहा हूँ कि दूसरा रास्ता जो मुझे समझ में आया, जो मैंने फेज वाइज कहा है कि भाई फेज वाइज अगर हो जाए, और वैक्सीनेशन का जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है उसका 3rd फेज का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, एनालिसिस करके आपको डायरेक्टर जनरल इसको जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है उसको सबमिट किया जाएगा। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के पहले सप्ताह में डिसीजन आ जाएगा और उसके बाद ये रोल आउट हो जाएगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सूर्यकांत, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आप सबका बहुत शुक्रिया, बाकी मेहमानों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने कीमती वक्त एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक परिचर्चा के लिए निकाला। बहनों भाइयों, सरकारें कुछ भी फैसले लें, किसी दबाव में लें, किसी निजी या प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के या शिक्षा माफियाओं के दबाव में भले ही सरकारें स्कूल खोलने का निर्णय करें, बिना वैज्ञानिकों की सलाह के, बिना डॉक्टरों की सलाह के और बिना महामारी विशेषज्ञों की सलाह के अगर कुछ नेता और मंत्री मिलकर फैसला ले लेते हैं, तो आप अपने बच्चों के जीवन को खतरे में मत डालना। तब तक जब तक वो वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते, तब तक जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, बच्चों को इस वक्त बाहर भेजना या स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं है। अंतिम निर्णय आपका। धन्यवाद, नमस्कार।